पता है किसी को, ये तुम लोगों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है या पता नहीं है, ये भी पता लगाना बहुत टफ है। पता है ना बीजेपी के बारे में सबको, हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे चलती है, 1980 में बनी थी, बहुत बेसिक चीजें मैंने बताया था। सिमिलरली बीजेपी के बाद में मैंने कब बताया कि क्या मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ क्या, बीएसपी के बारे में, आईएनसी और बीजेपी दो Yes, ही ma'am. थी, बीएसपी के बारे में भी बता चुकी हूँ क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसके आगे एक एम जुड़ा हुआ है। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई का एक डिवीजन है। तो सीपीआई दो पार्ट में बनी थी, एक सीपीआई पहले ओरिजिनल थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में बनाई गई है एम एन रॉय के द्वारा। और एम एन रॉय वॉज द वन पर्सन हु वॉज, लोग अलग अलग चीजों में बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट विंग वाले हमेशा से ही हिंदू वैदिक कल्चर में पुराने 4-5 हजार साल पहले जो हमारे वेद शास्त्र और ये सारी चीजें लिखी गई हैं, दे हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इट, ऑलवेज बिलीव्ड इन शंकर विष्णु एंड राम, एंड ऑलवेज बिलीव्ड इन वेदास, ऑलवेज बिलीव्ड इन जितने भी मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है हमारे टेक्स्ट, उसके अलावा ऑलवेज बिलीव्ड इन अवर कल्चर, आयुर्वेदा, जो भी चीजें इंडिया में ओरिजिनेटेड रही है, इंडिजिनस रही है, चाहे ही वो 5,000 साल पहले 50,000 साल पहले भी रहे हो, अगर उनको कंपेयर करना होगा तो वो तुम कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट लेकर के आओ, दे विल ऑलवेज से कि नहीं हमारे तो कौटिल्य ही बेस्ट थे। सो दे हैव बीन वेरी कंजर्वेटिव, इसलिए राइट विंग को कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, बिकॉज राइट विंग ज्यादातर चीजों को जो ऑलरेडी ओरिजिनेटेड खुद की जगह पर है, खुद की है, उनमें बिलीव करते आए हैं। बट जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस वाज अ वेरी सेक्युलर पार्टी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, ऑल्दो ऐसा सिर्फ कहने के लिए है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन डोमिनेटेड बाय हिंदू पीपल, जिसमें मोस्टली तो ब्राह्मण ही थे। बट कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स मुस्लिम भी थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान है, लियाकत अली है, और इस वजह से कांग्रेस में को हम ट्रूली सेक्युलर कह सकते हैं। प्री फ्रीडम स्ट्रगल मतलब प्री फ्रीडम तो कह ही सकते हैं, पोस्ट फ्रीडम तो अब हम उसे कहते ही है सेक्युलर, बिकॉज वो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। बट अगर नेशनल स्ट्रगल, जब हम आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त अगर कोई पार्टी है जो सेक्युलर कही जा सकती है तो बहुत हद तक कांग्रेस ही कही जाएगी। सो कांग्रेस की फिलॉसफी बीजेपी से एकदम अलग रही है। राइट विंग बीजेपी तो खैर 1980 में बनी है, तो उसको बीजेपी स्टार्टिंग से कहना गलत है। बेसिकली जब हिंदू महासभा 1927 में बनी है, हिंदू महासभा, और ये बीजेपी के बनने के सॉरी कांग्रेस के बनने के 20-30 साल के अंदर बनी है। जब कांग्रेस बनी है उस समय भी इंडिया में बहुत सारी हिंदू पार्टीज थी, बहुत सारी पार्टीज थी जो राइट विंग फिलोसफी में बिलीव करती थी। बट बीजेपी, श्योरली बीजेपी नाम नहीं था तब, लेकिन ये सोचो कि भाई बीजेपी की आइडियोलॉजी तब आई जब बीजेपी आया, नहीं। आइडियोलॉजी हमेशा पहले आती है, उसके ऊपर काम बाद में किया जाता है, उसके ऊपर नाम बाद में रखा जाता है ना। तो यही रीजन है कि राइट विंग हमेशा से इंडिया में रहा है, यानी एक सेक्शन हमेशा इंडिया में ऐसा रहा है और रहेगा, जो हमेशा अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हर एक इंसान अल्ट्रा मॉडर्न हो जाएगा, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। झगड़ा तभी होता है जब अलग अलग तरह के सोचने वाले लोग रहते हैं। तो हमेशा से ही एक ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में रहा है जिसमें कुछ लोग हमेशा ही अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते रहे हैं, और वो सिंस टाइम इमेमोरियल से ही करते रहे, ऐसा नहीं आज से कोई बात कर रहे। तो यानी राइट विंग एक फिलॉसफी है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी तो राइट विंग को फॉलो करती है, यानी बीजेपी एक वो पार्टी है जो राइट विंग फिलॉसफी को फॉलो करती है, लेकिन राइट विंग जो फिलॉसफी है वो तो बहुत लंबे समय से रह रही है। और सिमिलरली जो मेन दूसरी पार्टी है कांग्रेस है, वो सोशलिज्म में बिलीव करती है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे बाद के जो लीडर्स हैं 1920s के, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू है, दे हैव ऑलवेज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ। और इन जनरल भी दे हैव बीन प्रो पुअर, प्रो मासेस, कि वो उन चीजों के बारे में बात करते थे जो लार्जर लोगों को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती के बारे में बात करेंगे। बीजेपी विल नॉट टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, दे माइट फॉर्म अ लॉ, बट स्पेशली उसको बहुत बड़ा इशू मानना हमेशा से ही कांग्रेस और कांग्रेस के विंग ने ही करा है। कांग्रेस ने भी इनफैक्ट नहीं ही किया है, लेकिन एग्रीकल्चर अलग मूवमेंट चलते थे तब कांग्रेस जाती नहीं थी वहां पर, तो ये कहना गलत है।
बट अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस निकालेंगे, कौन सगा कौन सौतेला ये बात नहीं कर रहे हैं इंडियंस का, और हम कंपैरेटिव एनालिसिस निकालेंगे तो बीजेपी ज्यादा, राइट विंग हमेशा ही ज्यादा कंजर्वेटिव रहता है, यानी वो कल्चर पर ज्यादा फोकस करता है। बीजेपी उसका एक बस एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो मिडल सेंटर विंग होता है वो हमेशा ही सेक्युलर माना जाता है, तटस्थ या न्यूट्रल बोलते हैं, कांग्रेस उसका एग्जाम्पल है। अब ये दोनों मेन आइडियोलॉजीज है जो इंडिया में चलते थे बिफोर 1930s। बट उसके पास पास कुछ लोग ऐसे हैं जो और भी चीजों के, जो लोग कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करने लगे कि कांग्रेस बोल रही है कि वो सेक्युलर है, बट इंस्टेड कांग्रेस इज नॉट सेक्युलर, जो बात सही थी। कांग्रेस वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय द रिच पीपल, और अभी तक भी यही चीजें कांग्रेस के अगेंस्ट बोली जाती है कि कांग्रेस में लोग बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों के बारे में या इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस में काम करते हैं, मोस्टली वो बाहर लंदन, हार्वर्ड ऐसी जगहों से पढ़े हुए हैं, उसी कल्चर में वो हमेशा रहे हैं। दिल्ली में भी एक साउथ वेस्ट इलाका है, जहाँ साउथ ब्लॉक, जहाँ पर ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, इनका थिंक टैंक बैठता है, जो कि अल्ट्रा लिबरल है और बहुत मॉडर्न चीजों में बिलीव करते हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल ये एकदम गरीबों के प्रो है, एक तरह सा फसाड है जो उन्होंने ओढ़ रखा है, ऐसा बहुत लोग कहते थे उस समय भी, जब कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रही थी। उनमें से एक इंसान है, उसका उनका नाम था एम एन रॉय। उनको भी ऐसा लगता था कि कांग्रेस दिखावा करती है और गांधी जी भी बहुत दिखावा करते हैं। वो बस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, गांधी जी हमेशा बोलते थे कि दलित तो हरिजन है, ठीक है। नाउ एम एन रॉय और अम्बेडकर दोनों ही इस बात से चिढ़ जाएंगे, दे विल से कि कैसे बोल रहे हो हरिजन है, तुम साथ में बैठा नहीं सकते, साथ में खाना नहीं खिला सकते, तुम जाते हो इतने सारे लोगों को लेकर के इन लोगों से मिलने, बट बैक एंड पर तुम वापस आके हाथ भी धोते हो। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लीडर्स को लेकर जाती नहीं थी मिलने फ्रीडम स्ट्रगल में, गांधी जी के मेन आइडियोलॉजी कांग्रेस मानती थी तो वो जाती थी गरीबों से, हरिजनों से हाथ मिलाने, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के लीडर तब भी हाथ धोते थे, उनसे दूर रहते थे। तो वो कोशिश करते थे, बट कांग्रेस हमेशा से ही रिच लोगों का ग्रुप रही है, और इसी वजह से कांग्रेस आज तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअली ये चाहते क्या है और कौन सी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करना चाहते हैं। बाहर से तो ये दिखा रहे हैं कि बहुत प्रो पुअर है, बट अंदर से ये एलिटिस्ट है। तो ऐसी बात अम्बेडकर भी मानते हैं, ऐसी बात एम एन रॉय भी मानते थे उस समय, और इसीलिए अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है गांधी की चीजों को कि तुम हरिजन हरिजन बोल रहे हो, बट एक्चुअली हम हरिजन नहीं है, तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं कि तुम तो भगवान के, हरिजन का मतलब क्या हुआ, विष्णु है ना, भगवान हरि है विष्णु, विष्णु के खुद के बच्चे। तो गांधी जी ने एक नया टर्म निकाला दलित लोगों के लिए, हरिजन, जिससे उन लोगों को लगा कि उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तो इससे लोग इमोशनल हो गए और कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे। बट अम्बेडकर ने बोला कि सिर्फ हरिजन कहने से इनकी सिचुएशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, अभी भी ये नालियां साफ कर रहे हैं, अभी भी ये गंदगी साफ कर रहे हैं, आप काम उनसे वही करवा रहे हैं, लेकिन बस आप उन्हें बोल रहे। तो बाहर से जो मीठा बनने वाली बात होती है और अंदर से सेम चीज में बिलीव करने वाली, ये कांग्रेस की डुअल फिलॉसफी हमेशा से रही है। तो कांग्रेस कभी भी किसी को नाराज नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो सामने हमेशा से ही चीजें सबको दे देती है, चाहे मुस्लिम्स मांगे या कोई भी मांगे, बट बैक एंड पे बैक चैनल हमेशा एलीट रहा है कांग्रेस का, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं। तो इसी में एक इंसान है जिनका नाम है एम एन रॉय। तो जब नेहरू और बाकी लोग सोशलिज्म की बातें करते थे तो एम एन रॉय वाज वन की कांग्रेस का सोशलिज्म तो एक्चुअली फर्जी है, लाइक एवरीथिंग इट डज फर्जी ही होता है, कभी वो सामने कुछ बोलते हैं पीछे कुछ करते हैं। तो एम एन रॉय ने बोला कि मैं एक खुद की पार्टी बनाऊंगा। पहले तो वो गए कांग्रेस में, कुछ टाइम तक उन्होंने काम करा, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर हिम। उनको लगा कि वो सोशलिज्म, अल्ट्रा जो कम्युनिज्म, मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो कांग्रेस नहीं फॉलो कर रही है। कांग्रेस बस बोल रही है कि वो सोशलिस्ट है, बट अंदर से कांग्रेस उन्हीं से फंडिंग लेती है, जैसे टाटा, टिस्को 1907 में बनी थी। तो टाटा आज से देश में पैसा नहीं लगा रहे, वो उस समय भी कांग्रेस को फंड देते थे। तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, इतना खर्चा कहाँ से आता था कांग्रेस का, तो उस वक्त भी कांग्रेस अमीरों से ही खर्चा लेती थी, तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पार्टी में। तो एम एन रॉय की बात करते हैं तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो मैं सीपीआईएम की बात कर रही हूँ, तो कोई ये नहीं समझो कि ये बहुत बड़ी, ये बहुत छोटी पार्टी है, ये बाद में बनी है। ये पार्टी एक मिनट, ये पार्टी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्टी जो राइट विंग और सेंटर कांग्रेस से हट के रियल लेफ्ट विंग को दिखाती है।
यानी कंट्री में कोई एक ऐसी पार्टी है जो ट्रूली मार्क्सिस्ट फिलोसफी पर चलती है तो उनको उसको बोलेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1964 में बनी थी ऑफिशियली। उसके पहले एम एन रॉय ने अपनी पर्सनल पार्टी बनाई थी, बट उसका नाम सीपीआई नहीं था, बट वो मार्क्सिज्म के जनक कहे जाते। इंडिया में स्टार्टिंग उन्हीं से होता है। तो 1964 में ये मार्क्सिस्ट और लेनिन की फिलोसफी में बिलीव करती है। मार्क्सिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स की फिलोसफी, लेनिनिज्म की मतलब लेनिन की फिलोसफी। सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये लोग, सेक्युलर होते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और ये इंपीरियलिज्म को अपोज करते हैं, यानी एक्सपेंशन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, यानी अपनी कंट्री का बढ़ावा करना लेकिन उसके लिए गरीबों का धन पैसा लूटना, इसमें ये एकदम एंटी रहते हैं। इसीलिए इनको कम्युनिस्ट बोला जाता है। इनका देखो, इनका ये भी क्या है, ये हसिया और हल है इनका, यानी ये देखो ये किसान और वर्कर्स के ज्यादा प्रो है, दिख रहा है, तो इनका सिंबल भी वैसा ही है। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन को यूजफुल मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन करने से फायदा होता है, लेकिन ये ट्रूली मतलब दिखावे में नहीं है। ये पार्टी प्रो रिच तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रो पुअर ही पार्टी है ये। बहुत सारे लोग हैं जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी को आज भी मानते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न जो यूथ है वो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा मार्क्सिज्म की फिलोसफी में बिलीव रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिलोसफी जितनी बढ़िया है उतनी ही इम्प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि कंट्री को चलने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा है अमीरों के पास। तो जब अमीर आपको पैसा देंगे तो वो ये तो कहेंगे नहीं कि मेरी इंडस्ट्री में छापा मार के इसे बंद कर दो। सिमिलरली जिनके पास रिसोर्सेज है वो हमेशा ही इन्फ्लुएंसिव रहेंगे पॉलिटिक्स में। इसीलिए पॉलिटिक्स का कोई रिलीजन नहीं होता है और पॉलिटिशियंस का भी कोई रिलीजन नहीं होता है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज और पावर। उसमें अगर हम सोशलिज्म जैसी चीजों को लाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सोशलिज्म के लिए हमेशा सबको अच्छा होना पड़ेगा और सब अच्छे होते हैं नहीं। तो इसीलिए ये रीजन है कि इसका वोट परसेंटेज गिरते ही गया है, गिरते ही गया है, और अब तो ये ऑलमोस्ट इस कगार पर है कि इसका नाम और निशान भी खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों को तो इसका नाम तक नहीं पता है। लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो प्योर लेफ्ट आइडियोलॉजी इसकी है, प्योर राइट आइडियोलॉजी राइट विंग बीजेपी की है, और सेंटर आइडियोलॉजी है कांग्रेस की। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग, इनका अच्छा सपोर्ट बेस था कहाँ, तो सबको अच्छे से पता है कि ऑलमोस्ट सारे ही इंटेलेक्चुअल चीजों का ओरिजिन बंगाल ही रहा है। तो सिमिलरली रॉय भी बंगाली ही थे। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही वेस्ट बंगाल, पढ़े लिखी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा मार्क्सिज्म सोशलिज्म समझ सकते हैं। नॉर्मल इंडियन को तो ये फिलोसफी भी नहीं पता है कि क्या होता है ये। तो वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, इस तरह की जगहों पर ये फिलोसफी बहुत चली है। ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, फार्मर, एग्रीकल्चर के लेबर, और जितने भी इंटेलिजेंशिया यानी जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये 4-5 कैटेगरी इस फिलोसफी को आज भी फॉलो करती है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर आप कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे जो कंट्री में बहुत सारी बुलेट ट्रेन लेकर आए, बहुत सारे रोड लेकर के आए और कुछ भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा करे, लेकिन तो ये लोग इसको अपोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके हिसाब से कंट्री में जो फॉरेन कैपिटल और फॉरेन गुड्स आते हैं वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। ये एंटी मॉडर्नाइजेशन नहीं है, एंटी ग्लोबलाइजेशन ही है। ये लोग पूरा, ये लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि कंट्री में गरीबों का अधिकार होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज है गरीबों के लिए यूज होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, पैसा बढ़ता है, बाहर से ट्रेड होता है, इन लोगों का हक, कैपिटलिज्म और बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन से जो अमीर होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं। इनका काम कुल मिलाकर के ये है कि अमीर अमीर ना होने पाए, ठीक है, और रिसोर्सेज गरीब को बिलोंग करे। तो इसीलिए ये ग्लोबलाइजेशन को भी नेगेटिव मानेंगे, नई इकोनॉमिक चीजें लाओगे उसको भी नेगेटिव मानेंगे, तुम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाओगे उसको भी नेगेटिव मानेंगे, कोई भी मॉडर्न चीजों में बिलीव नहीं करते। ये पावर में रहे हैं लगभग 30 साल तक, 2004, लेकिन केवल वेस्ट बंगाल में सीपीआई बहुत एक्टिव रही है, यानी बहुत मजबूत रही है स्टार्टिंग से ही। 30 साल तक लगातार इन्होंने मैंने रूल किया डाउट विदाउट ब्रेक। मतलब 30 साल तक लगातार वेस्ट बंगाल में सीपीआई ने ही रूल किया है। उसके बाद ममता बनर्जी आई और उन्होंने उसका तख्ता पलट दिया वेस्ट बंगाल का, ठीक है, लेकिन उसके पहले सीपीआई हमेशा मेजर पार्टी रही है वेस्ट बंगाल में, हमेशा जीती है। 2004 के इलेक्शन में इनका जो वोट परसेंटेज है वो 6% था और 43 सीट्स इनको मिला था लोकसभा में। ठीक है, करंटली सपोर्ट द यूपीए फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन आज के टाइम पे इनका कोई अपना खुद का अस्तित्व बचा नहीं है।
तो ये जनरली यूपीए को, अभी अगर तुम बताओ सीपीआई का खुद का वोट परसेंटेज गिर रहा है, अगर उसको कांग्रेस में और बीजेपी में एक को चूज करना होगा तो किसे चूज करेंगे? कांग्रेस। क्योंकि वो नियरली उसकी आइडियोलॉजी के पास में है। इसीलिए सीपीआई ने यूपीए को ही ऑफर किया है कोलिजन, और वो गवर्नमेंट में अब नहीं आते हैं, कम ही दिखते हैं। हाँ मान्या। अब मुझे ये पूछना था, जैसे हर पार्टी के बारे में उन्होंने ये भी बता रखा है कि किसी एक पर्टिकुलर इलेक्शंस में उसने इतना परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला था, वो हमें याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर इसी की एक और ब्रांच है जो सीपीआईएम तो बाद में बनी है, यानी सीपीआईएम निकली है मेन सीपीआई से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मार्क्सिस्ट। तो मेन जो ओरिजिनल ब्रांच है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1900 कब बनी है? 25 में, 1925। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की फिलॉसफी में, सेक्युलरिज्म में और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी ये अलगाववाद में बिलीव नहीं करती कि हमें अपनी कंट्री से अलग हो जाना चाहिए। सिमिलरली कम्युनल चीजों में बिलीव नहीं करती कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, वो केवल प्रो पुअर है। बीजेपी कल्चर में बिलीव करती है, उसके लिए हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, सिख सिख है, ईसाई ईसाई है, और एक कॉमन पॉइंट है जहां पर सबको एग्री करना चाहिए। ये राइट विंग की फिलोसफी है। लेकिन एट द सेम टाइम सारे लोगों को उनके कल्चर में जीने का अधिकार होना चाहिए। हिंदू हिंदू के हिसाब से चले, मुस्लिम मुस्लिम के, सब लोग अपने धर्म को माने। कांग्रेस हर एक चीज को न्यूट्रल पॉइंट से देखती है। उसको लगता है कि जो भी लोगों को, जिस भी ग्रुप को जो भी चीजें चाहिए वो दे देनी चाहिए, सो दैट किसी को बुरा नहीं लगे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कम्युनलिज्म के एकदम अगेंस्ट है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मार्क्स की फिलॉसफी थी कि रिलीजन इज अ ओपियम। रिलीजन क्या है? एक तरह का ड्रग है, एक अफीम है, लोगों को चटा दिया, लोग मस्त मौला घूम रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं कौन गरीब है कौन अमीर है। तो मार्क्स के हिसाब से रिलीजन एक ओपियम है, एक अफीम है, एक ड्रग हेरोइन है, जिसका यूज करते हैं पॉलिटिशियंस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो है प्रो वर्सेस रिच। जो अमीर है वो एक कैटेगरी में है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, लेकिन गरीब एक कैटेगरी में है जो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। तो फाइट इज ऑलवेज बिटवीन प्रो वर्सेस रिच, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है कि रिच लोग किसी भी धर्म या जाति के हो, जब बैटल होता है तो रिच हमेशा रिच को ही फेवर करते हैं और पुअर पुअर को ही फेवर करते हैं। करेक्ट। तो यही रीजन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे रिच लोगों का एक एलीट क्लब बना हुआ है ना। मुकेश अंबानी के यहाँ शादी होती है तो हर कंट्री के रिच लोग वहां पर पहुंचते हैं, इररिस्पेक्टिव के वो हिंदू है या कुछ भी, बिकॉज वो एक अलग कल्चर है जो हम सब अपनी आंखों से देखते हैं कि हमसे जो नीचे तबके वाले लोग हैं, जिनके पास कम पैसा है, उनका एक अलग ग्रुप है। करेक्ट। जिसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, मेड आते हैं, उनका एक अलग सर्कल है। उनके यहाँ चलता है शादी ब्याह में जाना, बट हम नहीं जाते उन शादियों में। करेक्ट। क्योंकि हम एक अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। मानते हो? सिमिलरली हमें फिल्म स्टार की शादियों में नहीं बुलाया जाता, बिकॉज हम उनकी क्लास को नहीं मैच करते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी हमेशा क्लास में डिवाइडेड होती है। जो रियलिटी है वो कास्ट में डिवाइड नहीं होती। लेकिन ये बात मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं और इसी का फायदा लोग उठाते हैं। तो हमेशा गरीब के मुद्दों को आगे रखना इज दी ओनली पॉसिबल थिंग जो करना चाहिए। तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी यही मानती है कि कम्युनलिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती है कि हिंदुओं का कोई प्रॉब्लम है या मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम है। और यही रीजन है कि जब भी तुम जेएनयू वाले बंदों को बात करते हुए देखोगे, तुम भले उन्हें एंटी नेशनल कहो, लेकिन वो कभी भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात करते ही नहीं है। जितने भी मॉडर्न पढ़े लिखे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा ही देखोगे कभी बात करते हैं, वो हमेशा यही बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, क्या हुआ, आप गरीबों के बारे में बात क्यों नहीं करते। वो कभी किसी क्लास के बारे में बात नहीं करेंगे, ना फार्मर्स के बारे में बात करेंगे। कभी डिबेट अगर मौका लगे कभी सुनना, या खुद अभी बड़े होगे पढ़ोगे खुद ही पता चलेगा कि दे ऑलवेज टॉक अबाउट क्लासेस, कि गरीब है तो गरीब का क्या प्रॉब्लम है, अमीरों को क्या करना चाहिए। तो यही फिलॉसफी है जो मार्क्स देके गए हैं, सिंपल सी, कि जो सोसाइटी होती है। अब लोग बार बार मार्क्सिस्ट टर्म सुन रहे हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और हमेशा के लिए तुम्हारे लाइफ में अभी ये आई ओपनर भी है एक तरह से। जो यहाँ सीख रहे हो वो जिंदगी भर अप्लाई करोगे। तो मार्क्स की फिलॉसफी में बता देती हूँ एक मिनट में।
मार्क्स ने कुछ ज्यादा चीजें नहीं बोली, उन्होंने बस इतना बोला है कि दुनिया दो लोगों में डिवाइडेड है, एक गरीब और एक अमीर, और अमीर हमेशा ही गरीबों से ज्यादा काम करवाता है, 10 घंटे काम करवाता है लेकिन मेहनताना 1 घंटे का देता है, 9 घंटे का अपनी जेब में रखता है। और यही रीजन है कि दुनिया के सारे गरीबों को एक साथ आ जाना चाहिए और अमीरों के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर देना चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, तभी एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें क्लास नहीं होगी रिच और पुअर की। ये मार्क्सिज्म की बेसिक फिलोसफी है, इसी को फॉलो करते हैं ये सीपीआई वाले। मार्क्सिज्म की सेम फिलोसफी को लेनिन, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने फॉलो किया है, और लेनिन ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, क्योंकि मार्क्स फार्मर्स के बारे में कोई बात नहीं कह गए थे, वो बस गरीबों और अमीरों के बारे में बात कर गए थे। गरीब वो मानते थे इंडस्ट्री वर्कर्स को, जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं और गरीब है, और अमीर मानते थे इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं और अमीर है। लेनिन ने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, उन्होंने बोला गरीबों में किसान भी आता है, समझ गए? बस इतना ही है, गरीबों का मतलब किसान भी है, इसीलिए दो टर्म यूज हुए हैं, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, बात एक ही है, बात गरीबों वर्सेस अमीरों की चल रही है। तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी कभी भी कम्युनलिज्म में बिलीव नहीं करती, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में एक एल एक्स्ट्रा है, रीजन क्या है? कम्युनल, कम्युनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस चीज की फिलॉसफी में कम्युनिज्म बिलीव नहीं करता। कम्युनिज्म का मतलब है, कम्युनिज्म सोशलिज्म ही है, लेकिन मार्क्स ने अपनी बुक में सोशलिज्म टर्म का यूज न करके कम्युनिज्म टर्म यूज किया है। तो मार्क्स की वजह से हम कम्युनिज्म को कम्युनिज्म कहते हैं, इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं है, ये सोशलिज्म ही है, ठीक है? तो कम्युनिज्म कम्युनलिज्म को नहीं मानता, और एट द सेम टाइम अलग होने को, अलगाववाद को भी नहीं मानता। जब वो यही नहीं मानता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हो सकते हैं, तो क्यों ही कहेगा कि सब लोग अलग अलग कंट्री में रहने लगो। वो तो एक ही बात मानते हैं कि अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा फेवर करने की जरूरत है वर्किंग क्लासेस को, फार्मर को और पुअर को, समझ गए? तो इसमें वर्किंग क्लासेस की बात तो खुद मार्क्स ही कह गए थे कि ये गरीब होते हैं और अमीर इनके पैसों से अमीर बनते हैं। फार्मर्स ऐड कर दिया लेनिन ने। तो टेक्निकली ये जो सीपीआई है, ये 3 लोगों के बारे में बात करती है, सारे पुअर, वर्किंग क्लासेस और फार्मर्स। ये 1925 में बनी थी, धीरे धीरे ये वीक हो गई, और जब स्प्लिट हो गया इसका, मैंने खुद ही बताया ना कि टूट करके इसमें से सीपीआईएम बाहर निकली है। तो ओरिजिनली सीपीआई 1925 में बनी थी। आजादी के टाइम पे बहुत सारे लोग, भगत सिंह जैसे लोग भी सीपीआई कम्युनिज्म में ही बिलीव करते थे। कांग्रेस के ना तो कांग्रेस और ना ही हिंदू राइटिस्ट, उन दोनों के ही फेवर में नहीं थे। तो इस तरह की चीजों के चलते चलते बहुत सारे जो मिलिटेंट नेशनलिज्म रहे हैं, बॉम्ब बॉम्ब फोड़ने वाले, वो सब जनरली सीपीआई को ही फॉलो करते माने गए हैं, बिकॉज मार्क्स ने ही बोल के ही भेजा है कि जो सॉल्यूशन आएगा वो रिवॉल्यूशन के थ्रू आएगा। गांधीवादी टेक्निक्स को ये नहीं मानते, क्योंकि ये मार्क्स की फिलॉसफी को मानते हैं, और मार्क्स ने बोला है कि अल्टीमेट प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब रिवॉल्यूशन किया जाएगा, और रिवॉल्यूशन करके इनको भगाया जाएगा। तो यही रीजन है कि सीपीआई वाले जनरली, जिनको माओवादी बोलते हो तुम, उनके पास गन इसीलिए होती है क्योंकि उनकी फिलॉसफी यही है कि गन से ही बात बनेगी, बिना गन के बात नहीं बनेगी, जिनको हम मिलिटेंट या टेररिस्ट बोलते हैं। हाँ मान्य। मैम सीपीआईएम सीपीआई से स्प्लिट क्यों हो गई थी? सीपीआईएम इसलिए स्प्लिट हो गई थी बिकॉज मार्क्स की बेसिक फिलोसफी वाज टू डू अ रिवॉल्यूशन, ठीक है? अब सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी की इंडियन ब्रांच है, करेक्ट? क्योंकि ओरिजिनली तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी लेनिन ने, मार्क्स ने तो कोई पार्टी नहीं बनाई, मार्क्स तो केवल बुक लिख करके गए हैं। उस बुक को फॉलो किया है लेनिन ने, और लेनिन ने पहली पार्टी बनाई कम्युनिस्ट पार्टी रशिया में, नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का रशियन वर्जन था। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी रशिया में, तो लेनिन मेन मेन आइडियोलॉजी ही कम्युनिज्म थी, क्योंकि रशिया में जो पावर में आया वो इंसान ही कम्युनिस्ट था। लेकिन इंडिया में पावर में आने वाला इंसान कम्युनिस्ट नहीं था। इंडिया में पावर में आने वाला इंसान राइट विंग या फिर थोड़ा सेंटर मान लो कांग्रेस, और अब तो राइट विंग है इंडिया पावर में। तो इंडिया में मेन आइडिया कभी कम्युनिज्म नहीं रहा, यानी कि लोग जो से एक्साइट होते हो सुन करके, तो वो कभी कम्युनिज्म इंडिया में नहीं रहा। हमें से बहुत सारे कम लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं, हम लोग मैक्सिमम बीजेपी या कांग्रेस को ही फेवर करते हैं। तो यही रीजन है कि इंडिया का जो कम्युनिस्ट ब्रांच ऑफ, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो कभी भी गन और बाकी सारी चीजों की जितनी पावरफुल नहीं हो पाई। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो क्लियरली माओ के फिलॉसफी को बिलीव करते थे,
तो अभी कम्युनिज्म में बेसिक 3 लीडर हुए हैं। एक तो मार्क्स जो कम्युनिज्म के जनक है, यानी जिन्होंने ये फिलॉसफी दी है कि गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है और लड़ करके ही अपना हक लेना पड़ेगा। इस फिलॉसफी को नीचे आकर के 2 लोगों ने पढ़ा है, एक है लेनिन, और लेनिन के बाद रशिया में ही आए हैं दूसरे, उनका नाम है स्टालिन। स्टालिन ने कुछ नया नहीं ऐड किया कम्युनिज्म में, इसलिए इनको काट सकते हैं। लेनिन ने ये बोला कि गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, लेकिन गरीब केवल इंडस्ट्री या वर्कर नहीं है, गरीब का किसान भी हो सकता है। इसके बाद एक, ये तो रशिया की बात है। एट द सेम टाइम चाइना में एक और लीडर है जिनका नाम है माओ जेडोंग। उन्होंने ये फिलॉसफी, वो भी मार्क्स के ही फॉलोवर थे, और उन्होंने चाइनीज वर्जन दिया है कम्युनिज्म का। तो कम्युनिज्म इज लाइक अ हैट जिसको कोई भी पहन लेता है। तो माओ का जो विचारधारा है, तो माओ ने एक स्टेटमेंट दिया है, माओ की बुक है आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। माओ ने उसमें स्टेटमेंट दिया है कि पावर थ्रोज विद द बैरल ऑफ गन, यानी जिसके पास गन है उसके पास पावर है। और इसीलिए माओ से ही निकला है माओवादी। सुना है कभी कि माओवादियों ने जंगल में पटक पटक के पुलिस कर्मियों को मारा, या उन्होंने कब्जा कर लिया। तो माओ की फिलॉसफी को जो मानते हैं वो बन गए माओवादी, क्योंकि वो मार्क्सवादी नहीं है। तो 3 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। लेनिन ने तो कभी इतनी इज्जत नहीं कमाई कम्युनिज्म में कुछ ऐड करके कि लेनिनवादी लोग कम हैं। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में जो कम्युनिज्म को मानते हैं। एक जो मार्क्स कह गए, जिनको बोलते हैं मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट, और दूसरे हैं जिनको बोलते हैं माओइस्ट। कुछ लोग हैं इन दोनों ही नाम को छूने से बचते हैं, तो उन्होंने अपना कॉमन नेम ढूंढ रखा है लेफ्टिस्ट। तो वो ये नहीं बताते क्लियरली कि वो माओ को मानते हैं या मार्क्स को मानते हैं। हो सकता है मन में मानते होंगे लेकिन सामने से बोलते हैं आई एम अ लेफ्टिस्ट। तो मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने अवार्ड वापस करे हैं, या जो लोग बुक लिखने के लिए जेलों में गए हैं पिछले कुछ सालों में। बहुत सारे लोगों के बारे में शायद सुना हो कभी के जो राइटर्स हैं उनके ऊपर बीजेपी ने काफी ने केस करा हुआ है। तो ये सारे अपने आप को मोस्टली लेफ्टिस्ट बोलते हैं। तो लेफ्टिस्ट का मतलब जो इंसान ये कहे कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, यानी मैं प्रो पुअर हूँ, तो 99 नहीं 100% चांसेस है कि वो इन फिलोसफीज में बिलीव करता है। और इसीलिए ये लोग रिलीजन और इन सबको हंसते इन बातों पर कि ये सब पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दे पे तो कोई बात करना ही नहीं चाहता। तो इनमें जो लोगों ने माओ को बिलीव करते वो बन गए माओइस्ट, और उन्हीं लोगों ने सीपीआई से अपनी ब्रांच तोड़ ली और सीपीआई एम कर लिया, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने नाम माओ ना रख करके उसका नाम मार्क्सिस्ट रखा था, ठीक है। तो अब सीपीआई जो ओरिजिनली थी वो केवल लेफ्ट आइडियाज में बातें करती थी, लेकिन वो गन वन उठाने में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन इनकी जो नेक्स्ट ब्रांच आई सीपीआई एम, वो लोग थोड़ा रिवॉल्यूशनरी है, और इसीलिए ये पार्टी भी कंपैरेटिवली ज्यादा लेफ्ट है सीपीआई से। है तो एक ही, लेकिन थोड़ी ज्यादा लेफ्ट पार्टी, यानी ज्यादा उग्र आइडियोलॉजी है इनकी सीपीआई एम वालों, ठीक है। तो अब इस पार्टी की बात करें तो 1964 में सीपीआई और कमजोर हो गई, क्योंकि इसके एक नॉर्मल पार्टी, इसमें से एक नई पार्टी निकल के बाहर आई, उसका नाम था सीपीआई एम। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अगर देखा जाए इस पार्टी की कहाँ है, तो ये केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में ये पार्टी ज्यादा देखने को मिलती है, यानी इन पार्टियों की ज्यादा पहुंच वहां पर है। नॉर्थ इंडिया में तो कम्युनिज्म शब्द कोई ना समझता है और ना कोई समझना चाहता है। एक ही पार्टी है जिसने कोशिश तो नॉर्थ इंडिया में भी हुई है, जिसका नाम रखा गया है समाजवादी पार्टी। तो वो कुछ और नहीं है, सोशलिस्ट वर्जन ही है इन पार्टीज का। और ये पार्टी बनाई थी यादव परिवार में, जिनके अभी भी सपा, उसको सपा बोलते हैं, वो एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है समाजवादी पार्टी। तो ऐसा नहीं कि समाजवाद नहीं है, कम्युनिज्म सोशलिज्म अभी भी इंडिया में है। इट्स जस्ट दैट कि इतनी सारी पार्टी बन गई है कि आइडियोलॉजी ढूंढना मुश्किल होता है। समाजवादी पार्टी का ही, यानी कम्युनिज्म की एक और पार्टी है जो यूपी में बहुत चलती है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो ये सब समाज जो शब्द लगाते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सोशल, यानी सोशलिज्म में ये पार्टी बिलीव करती है। तो अगर यूपी की बात किया जाए तो यूपी में बीजेपी अभी योगी रूल कर रहे हैं, वो है राइट विंग। यूपी में कांग्रेस तो कभी आई नहीं है, ठीक है, यानी कांग्रेस को लोग भी पसंद नहीं करते। बीजेपी से सबसे ज्यादा पहले आती थी एसपी, सपा, समाजवादी पार्टी, जो कि लेफ्ट पार्टी है। उसके पहले चलती थी बीएसपी, जो मायावती की पार्टी है, वो भी एक लेफ्ट पार्टी है, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ की, तुम जब एक बार पार्टीज जानने लगोगे और उनके नाम में ही उनकी आइडियोलॉजी दिखती है साफ साफ, तो पता चल जाएगा कौन सी टाइप की चीजें ये पार्टी करती है। और हर एक पार्टी तुक्के पर नहीं चलती,
हर एक पार्टी किसी ना किसी आइडियोलॉजी पर चलती है। वंस यू नो द आइडियोलॉजी यू नो द बैटल, कि आखिर लड़ क्यों रहे हैं इतना आपस में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, बीजेपी बीइंग अ राइट विंग पार्टी, उनके अंदर एक उनके डीएनए में बसा हुआ है कल्चर को बचाना। ऐसा नहीं है कि वो ये जानबूझ के कर रहे हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है कि अपने कल्चर को बचाना उनके खून में है, तो वो वही करेंगे। तुम 50 साल के बाद भी उनको पावर में लेके आओगे, वो सेम काम करेंगे। मंदिरों को बनवाएंगे, चीजों का नेम चेंज कराएंगे, सारे हिंदू राजाओं के नाम रखेंगे और बड़े बड़े लोगों की समाधियां बनाना शुरू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। जो राइट विंग करता है वो वही करेंगे, कभी भी पावर में आएंगे काम सेम करेंगे। सिमिलरली कांग्रेस को कभी भी लेकर के आओगे पावर में, वो सेम काम करेगी अपीजमेंट का, क्योंकि वो न्यूट्रल न्यूट्रल रहना चाहती है। उसमें फिर मेजोरिटी का हक छिने या कुछ भी हो, वो एक साइड इफेक्ट है, बट वो हमेशा वही काम करेंगे, ट्राई टू अपीज एवरीवन, और इस चक्कर में गड़बड़ झाला हो जाता है। उनकी आइडियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं है, मुझे खुद क्लियर नहीं है कांग्रेस की आइडियोलॉजी, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। कुल मिलाकर के वो मिक्स काम करते हैं, कुछ भी कभी भी करने लगते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं, कभी अचानक राइट हो जाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अमीरों को भी पसंद आ जाती है, गरीबों को भी पसंद आ जाती है, कभी पावर में कभी भी आ जाती है, कभी भी पावर से देखो अचानक से चली भी गई है। तो ये एक सेंटर पार्टी है, मिक्सचर है कई सारी आइडियोलॉजी का, इसकी कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं कि क्या करना चाहते हैं। दूसरी है लेफ्ट आइडियोलॉजी, जो सबको पता है, बहुत सारे लेफ्ट में है जो प्रो पुअर है या प्रो पर्टिकुलर कास्ट है। यूपी में प्रो ज्यादातर पुअर लोग हैं, वो ओबीसी और एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और यही रीजन है कि यूपी में दो समाजवादी लेफ्टिस्ट पार्टी है, बीएसपी और सपा, जो बार बार से पावर में आती रही है। तो ये हमारा टोटल आई थिंक समझ आ गया होगा तुमको कि पार्टीज का क्या सिनेरियो है। क्या आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इस पार्टी की अगर सीपीआई की बात करें, तो 2004 में इसके सीपीआई एम से भी कम परसेंटेज था, 1.4%, तो नियरली ये पार्टी डूब चुकी है। यानी इंडियन सिनेरियो की अगर बात करें तो वी आर लिटरली वेरी मॉडर्न एंड एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया इज नॉट अ प्रो पुअर डेमोक्रेसी, इट हैज नेवर बीन। ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पर लेफ्ट आइडियोलॉजी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे अपर कास्ट के लोग हैं जो अच्छी जगहों पर पोजीशन पे बैठे हैं, दे आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऐसे में ये एक एलीट कल्चर है इंडिया में भी। तो इंडिया बहुत हद तक यूएस टाइप की डेमोक्रेसी है, जहां पर ओलिगार्की यानी अमीर लोग कंट्री चलाते हैं, और सोशलिज्म बस कहने की बात है, इंडिया में ज्यादा चलता नहीं है। और यही रीजन है कि सीपीआई और सीपीआई एम दोनों ही अपना वोट परसेंटेज पिछले आजादी के बाद, नया नया तो बहुत सारे लोग गरीब थे, तो सीपीआई की फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। बट जैसे जैसे लोग गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आजादी के बाद हम जितने गरीब थे उसके कंपैरिजन में अभी तो हम बहुत ही कम गरीब हैं। तब तो हम नियरली 60-70 80% आबादी गरीब ही थी। ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी में 50% रिडक्शन किया है। यानी तब अगर 50% लोग गरीब थे, तो अब 25% लोग गरीब है एब्सोल्यूट पॉवर्टी फिगर में। तो हमने बहुत इम्प्रूव किया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो वो और एलिटिस्ट की तरफ या राइट विंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, है ना। जैसे यूएस में ज्यादा राइट विंग चलता है, ट्रम्प इज ऑल्सो बिजनेसमैन, तो राइट विंग फिलोसफी ज्यादा चलने लगती है, क्योंकि वो मॉडर्न चीजें करते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, सड़कें बनवाते हैं। तो लोगों को, जो अर्बन लोग होते हैं, वो कितने भी पढ़े लिखे हो, अंदर से वो लेफ्ट रहेंगे, लेकिन जब वोट का बटन दबाने जाते हैं तो जाकर के राइट विंग को दबा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि राइट विंग जो है वो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाएगी। ये लेफ्ट विंग वाले तो किसान किसान गरीब गरीब करते रहेंगे, लेकिन गरीब का कल्याण तो पैसे से ही होगा, और पैसा तो तब आएगा जब कोई पैसा डालेगा, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम गरीबों को बहुत कुछ करना चाहते हो गरीबों के लिए, लेकिन कब कर पाओगे, व्हेन यू विल हैव मनी। और जैसे ही तुम मनी के लिए रिच बिजनेसमैन के पास जाओगे, क्योंकि रिच बिजनेसमैन ही है जो फंडिंग देते हैं पार्टीज को, बहुत सारा टैक्स देते हैं, तो वैसे ही तुम राइट विंग हो जाओगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राइट विंग इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग सोचने में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इसको इसको कभी भी डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो राइट विंग से होते हुए ही इसका रास्ता जाता है, क्योंकि पैसे का और मेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और बड़ी बड़ी स्कीम्स लाने का, ये सब काम मोस्टली राइट विंग या सेंटर पार्टी कर सकती है, नॉट नेसेसरली राइट विंग। बट लेफ्ट विंग इन तरह की चीजों को नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट विंग कभी भी किसी किसान की जमीन को हड़प करके वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की आइडियोलॉजी ये मानती है कि गरीबों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। तो वहां इंडस्ट्री लगे या ना लगे, वो कभी भी जमीन गरीब से नहीं लेंगे।
लेकिन राइट विंग वाले क्या करेंगे, डबल पैसा ऑफर करेंगे, अगर पैसे से बात नहीं बनी तो मार के धमका के कुछ ना कुछ करके वहां से हटा देंगे, और फिर एक बड़ी फैक्ट्री लगा देंगे जिसमें बहुत सारे लोग काम करने लगेंगे। तो इवेंचुअली पैसा तो बनने ही लग जाएगा उस फैक्ट्री से, लेकिन उस प्रोसेस में उनकी आइडियोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर उनको बोला जाएगा कि ये तो एंटी पुअर है क्योंकि इन्होंने गरीबों की जमीन छीन ली, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस प्रैक्टिकल सोचोगे तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन हम तो सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो थ्योरी मैंने तुम्हें समझा दी कि थ्योरी का मतलब है कम्युनिज्म लेफ्ट विंग, लेकिन कम्युनिज्म स्टार्टिंग में लोगों को बहुत एक्साइट करता था। तो जब नई नई हम आजाद हुए थे तो कम्युनिज्म बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिस्ट को लोगों ने कम्युनिज्म को रिजेक्ट ही किया है इंडिया में, और यही रीजन है कि 2004 में इनका वोट परसेंटेज बाकियों के कंपैरिजन में 1.4% ही रहा है, और अब तो ये माइनर पार्टी बन चुके हैं और ये भी यूपीए को ही सपोर्ट करते हैं। यूपीए इज अ अलायंस ऑफ कांग्रेस, तो जनरली कांग्रेस की आइडियोलॉजी इनके काफी करीब है, तो ये भी उसे ही फेवर करते हैं। तो अगर हम राइट विंग पार्टी की बात करें तो इंडिया में केवल एक ऐसी पार्टी है जिसने सबको ही नाको चने चबा रखे हैं, और वही मेजर पार्टी राइट विंग पार्टी है, दैट इज बीजेपी। ये एक ऐसी पार्टी है जो सेंटर में भी राइट विंग है, स्टेट में भी राइट विंग है, और अपने ही नाम से चुनाव लड़ती है, इसके कोई ब्रांचेस भी नहीं है। यानी इंडिया में राइट विंग के ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, थोड़े बहुत ब्रांचेस हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो एक राइट विंग पार्टी है, लेकिन वो महाराष्ट्र की लोकल पार्टी है, वो भी गणपति उत्सव में, शिवाजी उत्सव में, कल्चर में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो राइट विंग पार्टी कुछ कुछ स्टेट्स में मिल जाएगी, बट मेजोरिटी इंडिया में जो हम जानते हैं वो केवल बीजेपी ही है। अब लास्ट नेशनल पार्टी बची है, इसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एक्चुअली ये पार्टी भी कांग्रेस पार्टी की ही से ही स्प्लिट होकर निकली है। ये पार्टी बहुत नई ही है। एनसीपी, आई थिंक ये शरद पवार की पार्टी है, नाम तो इसमें नहीं लिखा है, बट एनसीपी एक्चुअली कांग्रेस पार्टी भी मेन आइडियोलॉजी उसकी क्लियर नहीं है। तो बहुत बार लोग लेफ्ट को में बिलीव करते हैं लेकिन कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे राइट विंग वाले भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, न्यूट्रल भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद उनको समझ में आता है कि हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस से नहीं मिलती, तो वो उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी थी, और ये कांग्रेस पार्टी से निकल के बनी है। ये भी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, सारे कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा में बिलीव करते हैं, सारे लेफ्टिस्ट अंबेडकर की विचारधारा में बिलीव करते हैं, यानी जितने भी लेफ्टिस्ट होंगे वो मोस्टली अंबेडकर को मानते हैं और उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। जितने भी राइटिस्ट हैं वो किसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, राइटिस्ट बिलीव करते हैं दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी में, और जय नारायण की फिलॉसफी में। यानी राइट विंग वाले ज्यादा बिलीव करते हैं, जो हिंदू महासभा के लीडर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, इन चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। मेन लीडर तो इनके आई थिंक यही है, जो मैंने अभी क्या नाम लिया था, दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय हो गया, वीर सावरकर है, मतलब इनके बहुत सारे आइडियोलॉजिकल पिलर हैं, लेकिन मोस्टली राइट विंग है। कांग्रेस का मेन पिलर गांधी है, सारे जितने भी कांग्रेसी हैं, कोई भी ब्रांच हो कांग्रेस की वो गांधी में बिलीव करती है। लेफ्ट वाले क्लियर है सबको, अम्बेडकर, ठीक है। राइट विंग वाले पटेल में भी बिलीव करते हैं वैसे तो, ठीक है। एनसीपी जो है वो गांधी फिलॉसफी में बिलीव करती है, सोशल जस्टिस में बिलीव करती है, फेडरलिज्म में बिलीव करती है। उसको ऐसा लगता है कि जितने भी हाई ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, वो इंडिया में जो नेचुरली बॉर्न है उन्हीं को मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र में एक मेजर पावर है, यानी महाराष्ट्र में ये अच्छी पार्टी मानी जाती है, और इसका मेघालय में, मणिपुर और आसाम में भी अच्छा प्रेजेंस है। यानी एनसीपी बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन नेशनलिस्ट पार्टी कह सकते हैं, बिकॉज अराउंड 4 स्टेट्स में तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। So we can call it a nationalist, मतलब national party. A coalition partner in the state of Maharashtra. महाराष्ट्र में अलायंस का ये कोलिजन पार्टी है, मतलब एक कोलिजन पार्टनर है, एंड सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूपीए, और ये भी यूपीए का ही पार्ट है। यानी ये कांग्रेस से अलग जरूर हो गई है, बट इसने अलायंस नहीं छोड़ा है। तो एनसीपी इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, बट इज ऑल्सो द इज एनसीपी हैज कम आउट ऑफ द कांग्रेस, बट इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूपीए, ठीक है।
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अभी तक हमने एनडीए के बारे में बात नहीं करी है। एनडीए में बहुत छोटी छोटी पार्टी हैं, जैसे कि अकाली दल पंजाब का, राइटिस्ट पार्टी है पंजाब की, वो भी गुरुद्वारा मूवमेंट में बहुत आगे रही है और हमेशा सिख कल्चर की बात करती है। वो पार्टनर है इसकी बीजेपी की। महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या नाम है, अभी तो बताया था। महाराष्ट्र में मेन पार्टी कौन सी है मराठी? शिवसेना। हाँ, शिवसेना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनडीए। तो हर एक स्टेट की जो राइट विंग पार्टी होती है वो एनडीए के अलायंस को ज्वाइन कर लेती है, और जो लेफ्ट विंग पार्टी होती है यूपी अलायंस को ज्वाइन कर लेती है। तो ये हमारी हो गई सारी नेशनल पार्टी। इज इट क्लियर? मैम तो जो यूपी है वो लेफ्ट एंड सेंटर, लेफ्टिस्ट एंड हाँ, सेंट्रिस्ट है। स्लाइड्स लेफ्ट एंड सेंटर अलायंस। अभी क्लियर नहीं है कि इन्हें लेफ्ट बोला जाए या सेंटर बोला जाए। यूपीए लेफ्ट प्लस सेंटर पार्टी का अलायंस है, एनडीए राइट विंग पार्टीज का अलायंस है। मोस्टली जो कल्चर में और मॉडर्नाइजेशन में और एक पर्टिकुलर कास्ट की सुपीरियोरिटी भी कह सकते हैं उसमें भी बिलीव करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म में बिलीव करते हैं, मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट। ऑल्दो कहते हैं कि दे आर ट्रूली सेक्युलर, बट दे आर सेक्युलर विद सम कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल दे विल असर्ट कि हिंदू है तो है, कोई गलत बात थोड़ी ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये ऐसे बचेंगे, इन आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल भी नहीं बचेंगे जहां पर कल्चर की बात आती हो। लेफ्ट लोग ज्यादा धर्म के बारे में बात नहीं करते, नॉर्मल मुद्दों पर बात करते हैं, बट राइट विंग वालों की आदत भी है कल्चर के बारे में ज्यादा बात करने की। थोड़ा बड़बोलापन भी है इन पार्टीज में ज्यादा, बिकॉज दे आर टू मच पेट्रियोटिक, तो ये बातें भी ज्यादा करते कंट्री के बारे में। मैम हाँ, मैम इलेक्शंस के डेट्स और ईयर्स डिफरेंट दिए हुए हैं मेरे बुक में जो आपने खोला है उससे, तो फिर कौन से वाले याद करने? ये तो यार मैंने एनसीईआरटी है तुम्हारे पास भी। यस मैम। न्यू एनसीईआरटी कर लो, मैंने तो ये पीडीएफ अभी डाउनलोड किया है आपसे यार। वैसे तो तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारी नई है, यस मैम। तो उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का वैसे सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो ये नहीं आना चाहिए, बट कोई नहीं, अगर नई है तो चलेगी वो जो है, उसमें दिक्कत ओके मैम। नहीं। स्टेट पार्टीज, अब स्टेट पार्टीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी कर लेंगे, आज मैंने बताया नहीं था इसलिए टाइम पर छोड़ रही हूँ, और आज थोड़ा तबीयत भी डाउन है। बट अगली जो हम क्लास करेंगे थोड़ी लंबी करेंगे, क्योंकि हमें लगता है एसएसटी में कंपैरेटिवली सिलेबस ज्यादा है ना। इंग्लिश का यस तो हमारा मैम। ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है, लेकिन एसएसटी में सिलेबस ज्यादा है, तो अभी से कुछ क्लासेस 1.5 घंटे की चलेंगी जब तक हमारा सिलेबस जनवरी एंड तक एकदम लाइन पे नहीं आ जाता, ठीक है। ऑलराइट मैम। एंड मैम एक चीज पूछनी थी, हम्म। जो